अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है एक्सीर एकेडमी पर। और आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नया सबक स्टार्ट करने वाले हैं, नए सबक की शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारा जो नया सबक है उसका नाम आपके सामने है, जिसको कहा जाता है, और आप लोगों ने इसको 10वीं जमात में भी पढ़ा होगा और अक्सर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। पहला लफ्ज़ है सांस लेना। ये सांस लेना को हम उर्दू में क्या करते हैं, उर्दू में हम इसको और अच्छा लफ्ज़ बोलते हैं, वो है अमल तनफ्फुस। क्या कहते हैं हम उसको? अमल तनफ्फुस। और इसी अमल तनफ्फुस के दौरान क्या होता है? गैसों का क्या होता है? तबादला होता है। यानी जब हम इनहालेशन यानी हम अंदर हवा लेते हैं और जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो उस दौरान, उस अमल के दौरान क्या होता है? गैसों का तबादला होता है। और आमतौर पे हम सुनते भी है, कौन सी गैसें होती है? तो एक होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, और दूसरी गैस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ गैसों का तबादला। तो ये गैसों का जो तबादले का अमल है उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है अमल तनफ्फुस। क्या कहा जाता है इसको? अमल तनफ्फुस। और इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी जबान में क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कहा जाता है ब्रीथिंग। क्या कहा जाता है इसको? ब्रीथिंग। और इसी को कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बच्चों, सबसे पहले जिस बात को हमको समझना जरूरी है वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर ये गैसों के तबादले की जरूरत क्यों है, या हमारे जिस्म में इन गैसों के तबादले की वजह से होता क्या है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब कि हमारे जिस्म में ये गैसों का तबादला क्यों होता है और इसकी जरूरत क्या है, तो उसको हम एक बहुत ही अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए आपको समझाता हूं कि हमारे जिस्म में गैसों का जो तबादला होता है उससे होता क्या है। तो ये मैंने ले लिया सफेद कलर, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हमारे जिस्म में जितने भी काम होते हैं, सारे कामों के दरमियान में क्या होता है? उनके दरमियान में होता है रब्त, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन या रब्त दही। यानी अगर आपका जिस्म के अंदर खून का दौरान हो रहा है तो उस खून के दौरान का आपके मैदे में होने वाले अमल इन्हिज़ाम से कुछ ना कुछ ताल्लुक है। इसी तरह से अगर आपके फेफड़े हैं, वो अगर वो गैसों का तबादला कर रहे हैं तो उन फेफड़ों के गैसों के तबादले का आपके मैदे से और आपके जिस्म में होने वाले दौरान खून से कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब इसी रिलेशन को, इसी ताल्लुक को मैं आपके सामने एक बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं। हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे जिस्म में होता है अमल इन्हिज़ाम। क्या होता है हमारे जिस्म में? अमल इन्हिज़ाम। अमल इन्हिज़ाम के दौरान क्या होता है? अमल इन्हिज़ाम के दौरान हमारे जिस्म के अंदर जो ग़िज़ा है, उस ग़िज़ा को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी उसको हम आमतौर पे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तग़ज़िया। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें तब्दील कर देते हैं? तग़ज़िया। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोटी खाया या गोश्त खाया या दूध पिया या इसी तरह की कोई ग़िज़ाई अजनास आपने लिया, तो बाद में हमारे मैदा उसको क्या करता है? हमारा मैदा उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है और इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देता है कि वो आसानी से हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर क्या हो जाए? शामिल हो जाए, या वो खून के अंदर क्या हो जाए? हल हो जाए, और खून उसको पूरे जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। तो वो जो ग़िज़ा होती है, वो ग़िज़ा कौन से? वो ग़िज़ा होती है पेचीदा। आमतौर पे हम उसको क्या कहते हैं? पेचीदा। पेचीदा ग़िज़ा। और उसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स फूड। क्या कहा जाता है इसको? कॉम्प्लेक्स फूड। तो अमल इन्हिज़ाम के दौरान जो ग़िज़ा है उसका तब्दीली किसमें होगी?
तग़ज़िया में। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसकी तब्दीली होके हमारे जिस्म में क्या बनता है, हमारे जिस्म के अंदर बनता है, जिसको हम कहते हैं, अब उसके लिए इंग्लिश में जो ना वर्ड है वो है सिंपल फूड, और हम उसको आसानी के लिए कह रहे हैं आसान ग़िज़ा। और इसी आसान ग़िज़ा के लिए हम क्या हुआ लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तग़ज़िया। तो ये जो तब्दीली का अमल है, कौन सी तब्दीली का, कि आपके पास जो पेचीदा ग़िज़ा है वो पेचीदा ग़िज़ा किस में तब्दील हो रही है, आसान ग़िज़ा, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो किस में तब्दील हो रहा है, सिंपल फूड मटेरियल। अब सिंपल फूड मटेरियल के नाम क्या क्या है, तो आप लोगों को मालूम होगा तग़ज़िया। तग़ज़िया के अंदर आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ता, इसी तरह से आपने पढ़ा होगा प्रोटीन, है ना, ये सारे नाम आपने पढ़े होंगे। तो जब हमारे जिस्म के अंदर अमले निज़ाम होता है, ग़िज़ा का तब्दीली होती है तग़ज़िया में, यानी छोटे छोटे आसान ग़िज़ा के अंदर या आसान तग़ज़िये के अंदर, तब सिंपल फूड के अंदर। तो इसमें से एक जो आसान तग़ज़िया है जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है, जिसको कहा जाता है, जिसको आपने पढ़ा होगा, जिसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोज। याद है किसी को, क्या कहते हैं हम उसको, ग्लूकोज, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि जो खिलाड़ी खेलते हैं वो खिलाड़ियों के पास बोतल होती है, उसमें पानी होता है, वो सादा पानी नहीं होता, उसमें क्या मिलाया गया होता है, ग्लूकोज। और आपने हमेशा अक्सर आप लोगों को ये बताया गया होगा कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज हमारे जिस्म के अंदर तवानाई का, अब आमतौर पे इंग्लिश में जब हम कहते हैं तो कहते हैं प्राइमरी सोर्स, तो हम यहां कह रहे हैं कि तवानाई का पहला जरिया, ठीक है, यानी जिससे हमको तवानाई बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ग्लूकॉन डी एटसेट्रा, आप लोगों ने इस तरह के नाम सुने होंगे, ग्लूकॉन डी वगैरह। तो क्या होता है, आप थक कर आए, आपने ग्लूकॉन डी पानी में मिक्स किया और पी लिया, तो वो ग्लूकॉन डी में क्या होता है, ग्लूकोज, जो आपको एनर्जी का सीधा सीधा सोर्स है। अब इसको समझना है कि ये तवानाई कैसा पैदा हो रही है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अमल निज़ाम। अमल निज़ाम में क्या होता है, ग़िज़ा, ग़िज़ा की तब्दीली किसमें होती है, तग़ज़िया। इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जिसको हम कहते हैं पेचीदा ग़िज़ा, जिसकी तब्दीली किसमें हो रही है, सिंपल फूड, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आसान ग़िज़ा। आसान ग़िज़ा की एक एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, तवानाई का जरिया। अब बच्चों, आप लोगों ने ना 10वीं जमात में एक साइकिल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का एक साइकिल के जरिए, जिस साइकिल को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोलाइसिस को सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं, उसकी तारीफ में यहां लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ग्लूकोज का ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं उसको, ठीक, मैंने उसको थोड़ा सा लिख दिया हूं, ग्लूकोज का टूटना। तो जो भी ग्लूकोज है जिसमें उसके टूटने का जो अमल होता है उसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लूकोज के टूटने से होता क्या है, तो आप लोगों को मालूम होगा जब भी हमारे जिस्म में ग्लूकोज का टूटना होता है तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में क्या बनती है, एटीपी। क्या बनती है, एटीपी। और इसी एटीपी को हम क्या कहते हैं, इस एटीपी को हम कहते हैं तवानाई। क्या कहते हैं हम इस एटीपी को, तवानाई। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया
कि हमारे जिस्म के अंदर एक अमल होता है जिसको हम अमले इन्हिज़ाम कहते हैं। इस अमले इन्हिज़ाम में जो फूड कॉम्प्लेक्स फूड है, जो पेचीदा ग़िज़ा है, वो सिंपल फूड यानी आसान ग़िज़ा में तब्दील होती है, जिसको हम ग़िज़ा और तग़ज़िया की तब्दीली करें। तग़ज़िया में एक जो तग़ज़िया है, एक जो मॉलिक्यूल है वो कौन है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज से ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? तवानाई का पहला जरिया। फिर मैंने ये कहा कि ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लूकोज का टूटना। और अगर ग्लूकोज टूटता है तो हमारे बॉडी में क्या बनती है? तवानाई, एटीपी। यानी हमारे जिस्म के जितने भी काम हैं उन काम को करने के लिए तवानाई की जरूरत है। और वो तवानाई कहाँ से आती है? ग्लूकोज से। तो एक तरफ आपके जिस्म में क्या चल रहा है? अमले निज़ाम। उस अमले निज़ाम में किसका इस्तेमाल हो रहा है? ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज से आपको क्या मिलने वाली है? तवानाई। नाउ बच्चों, अब इस तवानाई के बनने में और ऑक्सीजन के आने में, कार्बन डाइऑक्साइड के जाने में क्या ताल्लुक है, अब मैं उसको समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आप लोगों में से तकरीबन लोगों ने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, नाउ मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये कहूं कि ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है आपका मैदा। ठीक है, समझ लीजिए मैदा है आपका। ठीक है, और इस मैदे के बाद है यहां पर इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसके बाजू में यहां पर कौन है? यहां पर इसके बाजू में फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल यानी खून की नाली। यह कौन है? खून की नाली। अब होता क्या है, जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी आपने जो भी खाना यहाँ पर खाया था, वो खाने का यहाँ पर स्टमक में अंदर उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। छोटे छोटे टुकड़ों में से कुछ टुकड़े ग्लूकोज वो यहाँ पर आ गए। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारे इंटेस्टाइन से निकल के कहां पर आ जाएंगे? ब्लड में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अभी कहां पर आ गए? ब्लड में। ठीक है, अब ये ब्लड उसको लेके निकलेगा, ये जो खून है ये इसको लेके निकलेगा। और खून क्या करेगा? खून इनको हमारे जिस्म के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक खलिया है, ये दूसरा खलिया है, ये तीसरा खलिया है, तो हमारे जिस्म के जो अलग अलग खलिए हैं उन खलियों को ले जाकर वो क्या कर देगा? ग्लूकोज दे देगा। तो फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ चला गया, एक ग्लूकोज यहाँ चला गया, एक ग्लूकोज इस खलिए के पास चला गया, तो क्या हुआ? अमले निज़ाम हुआ, उसमें ग्लूकोज बना। ग्लूकोज कहां पर आ गया? खून की नालियों में गया। खून की नालियों से वो ग्लूकोज एक एक खलिए के पास चला गया। ठीक है, अब थोड़ा इसको और बड़ा करके समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक खलिया। ठीक है, ये है हमारे खलिया। अब इस खलिए के पास क्या आया? तो हमने कहा कि इस खलिए के पास क्या आ गया? इस खलिए के पास आ गया ग्लूकोज। इस खलिए के पास क्या आ गया? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का क्या करना है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज को तोड़ना है। जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमारे जिस्म को जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। और इस ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज से हमारे बॉडी के अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इस ग्लूकोज की वजह से हमारे खलिए के अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगा? H2O वाटर मॉलिक्यूल। और इस ग्लूकोज की वजह से हमारे बॉडी में क्या बनेगा? ATP। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे जिस्म में जब अमले निज़ाम हो रहा है तो अमले निज़ाम इसलिए हो रहा है ताकि वो जो ग़िज़ा हमने लिया उस ग़िज़ा से हमारे जिस्म को तवानाई मिले और उस तवानाई के जरिए हमारे जिस्म की जितनी भी हरकतें हैं वो सारी हरकतें अंजाम पाए। अब उन हरकतों को अगर अंजाम देना है तो तवानाई लेना है, और तवानाई अगर लाना है तो ग्लूकोज को तोड़ना है। ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? ऑक्सीजन आएगी अमले तनफ्फुस के जरिए, यानी गैसेस का तबादला होना है। तो गैसेस का तबादला कैसा होगा? ऑक्सीजन आएगी, उस ऑक्सीजन की वजह से जो ग्लूकोज है उसका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उससे वाटर बनेगा और हमको क्या मिलेंगी? एनर्जी।
लेकिन हमको ये मालूम है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदायक गैस है। कैसी गैस है ये हमारे जिस्म के लिए? नुकसानदायक। और जब भी कोई चीज नुकसानदायक होती है तो उसको क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। चाहे आपके घर में कचरा हो उसको निकालना पड़ेगा, चाहे आपकी गाड़ी के अंदर कार्पेटर के अंदर कचरा हो उसको निकालना पड़ेगा। तो जो भी नुकसानदायक चीज होगी उसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो अच्छी चीज को लाना पड़ेगा, नुकसानदायक चीज को बाहर भेजना पड़ेगा। तो क्या होगा? तबादला होगा। तो यहाँ जो तबादला हो रहा है वो किसका हो रहा है? यहाँ जो तबादला हो रहा है वो तबादला दो गैसेस का हो रहा है। एक को आप कहते हैं ऑक्सीजन, दूसरे को आप क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो सांस लेने का अमल है और ये जो गैसों का तबादले का अमल है, इसको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन दोनों के तबादले की वजह से हमारे बॉडी में क्या बन रही है? एनर्जी। या हम ये कहेंगे कि हमारे जिस्म को जो एनर्जी हमको बनाना है, हमारे जिस्म के लिए जो तवानाई हमको चाहिए, उस तवानाई के बनाने के दौरान इन दोनों गैसेस को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इन दोनों गैसेस का क्या करना पड़ता है हमारे जिस्म में? तबादला। तो अब इससे आपके सामने जो अमल तनफ्फुस है उसकी तारीफ, उसकी डेफिनेशन अब और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं आपके सामने इसकी आसान डेफिनेशन लिखा देता हूं ताकि आप उसको आसानी से नोट डाउन कर ले और आप उसको याद करें। ठीक है, तो मैं इसको, ठीक है, कर दो स्वाइप। ये लीजिए, कर दिया। तो अब यहां पर अमल तनफ्फुस की तारीफ क्या होगी? तो यहां पर लिखना है अमल तनफ्फुस। ठीक है, ऐसा अमल जिसके दौरान, ऐसा अमल जिसके दौरान फिजा से ऑक्सीजन जिस्म के अंदर ली जाती है और खलिये में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जिस्म से बाहर किया जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत आसान से याद रखना है कि हमारे जिस्म के दौरान, हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है? फिजा से ऑक्सीजन को लिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में बन रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जिस्म से क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। तो हम इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को हम कहते हैं अमल तनफ्फुस, या इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में अगर आपको याद रखना है तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। क्या कहते हैं हम इस अमल को? ब्रीथिंग। तो बहुत आसान अल्फाज में इसको याद रखना है कि हमारे जिस्म में होने वाला ऐसा अमल जिसके दौरान हम बाहर से यानी फिजा से और इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, हमारे अतराफ के माहौल से ऑक्सीजन को लेंगे जिस्म के अंदर और उस प्रोसेस में यानी अमल निजाम के दौरान खलिये के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ग्लूकोज के टूटने के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, हम उसको खलिये से क्या करेंगे? बाहर करेंगे। तब इस अमल को हम क्या कहते हैं? अमल तनफ्फुस कहते हैं। तब इस अमल को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आप लोगों का लिखना हो गया होगा तो अगेन हम वापस चलते हैं हमारे
स्लाइड्स पे चले। ठीक, तो हम यहाँ बात कर रहे थे ब्रीथिंग की और हमने इंट्रोडक्शन देखा हुआ है। नाउ जी बच्चों, तो ये देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर बहुत आसानी से लिखा हुआ है कि यहाँ एनसीईआरटी ने देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से डेफिनेशन एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन किया है। क्या है कि जानदार उज़्व, जितने भी जानदार उज़्व है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल ग़िज़ाई सालमों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने, है ना, यहाँ लिखा हुआ देखिए, ऑक्सीजन का इस्तेमाल ग़िज़ाई सालमों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने और उनसे तवानाई हासिल करके मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने, यानी क्या हासिल करना है यहाँ पर, तवानाई हासिल करना है। और तवानाई हासिल करके क्या करना है, मुख्तलिफ काम। और मुख्तलिफ काम क्या होते हैं, तो आपका चलना है, आपके दिमाग का इस्तेमाल है, आपकी आंखों का इस्तेमाल है, आपके कान का इस्तेमाल है। तो ये जिस्म के जितने आज़ा है, जितने ऑर्गन है, जितने पार्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो तवानाई चाहिए। तो उस तवानाई को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा तो इनके जरिए क्या होगा, कैटाबॉलिक, क्या होगा, कैटाबॉलिक तामुलात। अभी कैटाबॉलिक तामुल किसको कहते हैं, कैटाबॉलिक तामुलात, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है जब भी हमारे जिस्म में किसी भी ग़िज़ाई अजनास को या किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है तब उसको क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक। जब जोड़ा जाता है तो एनाबॉलिक। इसका अपोजिट, अपोजिट क्या है इसका, एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको, एनाबॉलिक रिएक्शन, यानी टूटने और जोड़ने, टूटने का अमल और जोड़ने का अमल। तो हमारे जिस्म में क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन भी होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन भी होती है, टूटने का अमल भी होता है, जोड़ने का अमल। तो यहां पर जो अमल हो रहा है वो कौन सा है, कैटाबॉलिक, यानी कौन सा अमल हो रहा है, टूटने का। यानी मैंने जैसे बताया ग्लूकोज का क्या होता है, तोड़ा जाता है ग्लूकोज को। जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, जब कैटाबॉलिक तामुलात होंगे तो उस दौरान क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसी गैस है, नुकसानदाह गैस है, हार्मफुल गैस है, इसलिए इसको हमारे खलिए से निकालना क्या है, जरूरी होता है। तो ये देखिए जो कि क्या है, नुकसानदाह गैस है। तो आप एनसीईआरटी के अल्फाज को भी देखिए, एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नीट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो एनसीईआरटी की जबान को समझे, एनसीईआरटी के अल्फाज किस तरह से, एनसीईआरटी के सीक्वेंस किस तरह से, तरतीब किस तरह से, तभी जाकर आप नीट की सही तैयारी कर सकेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि अमल तनफ्फुस किसको कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, मीन्स इनहालेशन, और क्या कर रहे हैं, एक्सहेलेशन, मीन्स ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है। नाउ अब दूसरी स्लाइड मैंने यहां किया है, तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर हमारे जिस्म के अंदर ये अमल अगर हमारे जिस्म के अंदर अगर जारी रखना है, ये जो अमल है हमारे जिस्म के अंदर, यानी ऑक्सीजन का देना, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, अगर ये अमल हमारे जिस्म में अगर जारी रखना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन खलिए को लगातार मुहैया कराई जाना पड़ेगा या कराई जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो खलिए में पैदा होती है उसे लगातार जिस्म से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकाला जाएगा। तो ये तबादले का अमल जिसमें फिजा से ऑक्सीजन खलिए में दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खलिए से बाहर आती है, इसको सांस लेने का अमल यानी ब्रीथिंग कहते हैं। और इसी को आम तौर पे क्या कहा जाता है, तनफ्फुस, यानी जो मैंने वर्ड आपको लफ्ज बताया अमल तनफ्फुस, उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल होता है वो है रेस्पिरेशन। तो यहां याद रखना है कि ब्रीथिंग, और कभी कभी या आम तौर पे ब्रीथिंग के लिए जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो रेस्पिरेशन, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, अमल तनफ्फुस। ठीक है। अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमल तनफ्फुस जानदार उज़ुइयों में होने वाला एक लाजमी अमल है, और हमको मालूम है कि ये लाजमी अमल, अगर ये अमल नहीं होगा तो क्या होगा, जानदार जिंदा नहीं रहेगा, उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है। तो हम इस बाब के मंदरजा झैल हिस्से में तनफ्फुसी आज़ा और सांस लेने के तरीके, ये बहुत अहम है, इसको समझ लीजिए कि इस पूरे सबक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस पूरे सबक में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक है तनफ्फुसी आज़ा और दूसरा है सांस लेने के तरीके। अब अलग अलग तरीके हैं किस तरह से ऑक्सीजन आएंगी, ऑक्सीजन अंदर क्यों आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएंगी, क्यों जाएगी, फिर वो आज़ा इसमें किस तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये बेसिक और बुनियादी नुकात को समझना हमारे लिए जरूरी है, नीट एग्जाम के लिए भी जरूरी है, एज अ डॉक्टर भी समझना जरूरी है, और एक नॉलेज के लिए भी इस चीज को हम समझ सकते हैं ताकि हम और भी लोगों को इन चीजों से अवेयर कर सके, समझा सके, बता सके कि हमारा जो जिस्म है अल्लाह ताला ने वो इतना अच्छा बनाया है कि उसके अंदर ये सारे काम बहुत ही प्लान तरीके से, बहुत ही मंसूबाबंद तरीके से होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों के सामने ये रखा है। इस इंट्रोडक्शन के साथ हम तनफ्फुसी आज़ा को समझने की कोशिश करेंगे, तनफ्फुसी आज़ा के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। तो मेरा जो दूसरा लेक्चर रहेगा वो तनफ्फुसी आज़ा रहेगा, और उन कंप्लीट तनफ्फुसी आज़ा जितने भी हमारे पास एनिमल फाइलम है, उन सारे एनिमल फाइलम के अंदर कौन कौन से तनफ्फुसी आज़ा है हम उनको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।